हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स धीरे धीरे देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने पैरेलल लाइन से शो किया, हम लोग को पता है ये सब चीज। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस किया गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हम लोग को याद है स्टूडेंट्स, इट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि दिस डाइपोल विल एक्सपीरियंस नाउ टॉर्क। ये डाइपोल पे अभी क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। तो जल्दी जल्दी इस टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो मैं ज्यादा तोड़ के एक्सप्लेन नहीं करूंगा टॉर्क निकालने को, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन द लास्ट चैप्टर। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब टॉर्क निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज उस लेक्चर को और एक बार देख लीजिए। तो अभी मैं निकालूंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी निकालूंगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ डाइपोल जिसका लेंथ क्या है, 2a, ठीक है, और जिसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, यस इट्स ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, जो हम लोग कितना लेते हैं इन जनरल, 2a लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा किसी भी पॉइंट पे E, यही था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा E, तो Q कितना एक्सपीरियंस करेगा, इट्स QE, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज। वो इस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन हर एक पॉइंट पे यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट्स Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। But because it is a negative charge, it will experience force opposite to the direction of electric field. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सब लेक्चर्स देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान दीजिए। तो इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है, QE, QE। तो दोनों फोर्स क्या हुआ, इक्वल, और क्या हुआ, ऑपोजिट, और क्या हुआ, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। QE, QE, इक्वल, ऑपोजिट, एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 0। वाई सर, बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। नेट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, 0। लेकिन स्टूडेंट्स टॉर्क 0 नहीं है, बिकॉज दिस टू फोर्सेस फॉर्म कपल, एंड कपल ऑलवेज एक्सर्ट्स टॉर्क। तो लास्ट टाइम हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, नेट फोर्स क्यों 0 है, बिकॉज द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो नेट फोर्स इज 0, बट द टॉर्क इज नॉट 0, बिकॉज दिस टू फोर्सेस are not along the same line of action. ये किस लाइन में एक्ट कर रहा है और ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है, these are two different lines. So these two forces form couple, and couple always exerts torque. तो स्टूडेंट्स कब दो फोर्स को कपल बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल the two forces must act on same body, ये तो होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, the two forces should be equal, the two forces should be opposite to each other, and the lines of action should be different. ये एक लाइन और ये एक लाइन। Then the two forces form couple. उन दोनों फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल, एंड कपल ऑलवेज एक्सर्ट्स टॉर्क। एंड टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल, टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल, ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। सो इट इज इक्वल्स टू होता है ईदर ऑफ द फोर्स multiplied by the separation between the two force और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो ये है एक फोर्स,
ये एक फोर्स का लाइन और ये दूसरा फोर्स का लाइन, तो ये हुआ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? कोई प्रॉब्लम? ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल क्या होता है? ये सब मैंने पढ़ा लिया। इट्स आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? यस सर। तो स्टूडेंट्स, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज थीटा, कोई प्रॉब्लम ना। मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स, तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, एक्स दे देता हूं, एक्स दे देता हूं। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन रिलेट करता है? तो आप बोलेंगे साइन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इज एक्स बाय ट्वाइस ए, implies x equals to twice a sin theta, x equals to twice a sin theta. तो स्टूडेंट्स, either of the force multiplied by perpendicular distance between the two force, तो दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इट्स x, ठीक है ना? और x क्या है? twice a sin theta। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। so implies टॉर्क क्या आया? ट्वाइस ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय आइदर ऑफ द चार्ज, क्या था? इट्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। साइन थीटा बोलने से होगा? नहीं होगा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोग निकाल चुके थे। थोड़ा ध्यान देना, अभी थोड़ा ध्यान देना। यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये है डाइपोल ना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स अभी। हाँ, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो आप जनरल लॉजिक भी अगर लगाएंगे, थोड़ा अगर जनरल लॉजिक लगाएंगे, तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउ दिस डाइपोल विल रोटेट clockwise, the dipole will tend to rotate clockwise। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ऐसे होगा ना? आया कि नहीं समझ में? तो स्टूडेंट्स, टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर। टॉर्क कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। थोड़ा ध्यान से सुनना है। टॉर्क कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। ध्यान से, अभी बोले एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते स्टूडेंट्स? सो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर एक्सियल वेक्टर क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन होता है अंदर के ओर, ऐसे। आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो डायरेक्शन किस ओर? अंदर। डायरेक्शन किस ओर? अंदर। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो डायरेक्शन किस ओर? बाहर। डायरेक्शन किस ओर? बाहर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये सब टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स, रोटेशनल वेक्टर्स, ठीक है? सो टॉर्क, यहां पे कैसा टॉर्क लग रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? टॉर्क, सर क्लॉकवाइज। अरे टॉर्क इज अ वेक्टर, वेक्टर कभी क्लॉकवाइज हो सकता है क्या? घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मेरा थंब किस ओर है? अंदर की ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये याद रखना हम लोग, ये हम लोग को याद रखना है। हाँ, अगर क्लॉकवाइज होगा तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज होगा बाहर। ये रट्टा नहीं मानने से होगा, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। ये सिर्फ थंब रूल यूज, या सॉरी थंब रूल यूज, राइट हैंड थंब रूल याद रखना है। कैसे?
क्लॉकवाइज फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, तो थंब जिस ओर होगा, एक्सटेंडेड थंब जिस ओर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज थंब किस ओर है? बाहर की ओर, तो ये होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे कैसा हो रहा है, कैसे घुमाने का कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अगर मैं थंब फिंगर से अगर क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा हूं तो टॉर्क किस ओर लग रहा है? अंदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी अभी निकाल के दिखाया फिर से, तो मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन यहां पे लिख दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर करना ही है। टॉर्क यहां पे जो एक्ट हो रहा है वो कैसे घुमाने का कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, कैसे निकाला सर? राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स को रोटेशन की ओर रख दीजिए, थंब जो होगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। यहां पे एक्सियल वेक्टर कौन है? टॉर्क। यहां तक कोई प्रॉब्लम ना? ध्यान से, अभी ये घूमना चाह रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन मान लेते हैं इसको घुमाया गया डी थीटा। थीटा एंगल पे जब था, उसको डी थीटा एंगल, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के दे रहा हूं, थीटा एंगल पे पहले था ये वाला, ठीक है। थीटा एंगल पे जब था तब उसको डी थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। कैसे घुमाया गया स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल घुमाया गया? डी थीटा। बहुत ही छोटा सा एंगल, डी थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो मैं डी थीटा एंगल घुमाया गया ऐसे ना बोल के मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल घुमाया गया? आप बोलेंगे डी थीटा। जब ये थीटा पे रखा हुआ था, थीटा मतलब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसको डी थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डी थीटा एंगल के लिए, डी थीटा एंगल जब घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? या आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या वर्क किया? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या वर्क किया, मैं यहां पे ई लिख देता हूं, चलेगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक लिख देता हूं, अभी तो होगा ना। तो स्टूडेंट्स, किस बात का वर्क था? थीटा पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया गया? उसके बाद डी थीटा ऐसे घुमाया गया। निकाल क्या रहे हम लोग? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ टॉर्क, वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल घुमा, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ना। ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, छोटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों छोटा वर्क डन? बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, डी थीटा, इट्स वेरी स्मॉल एंगल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए, अभी निकालते हैं टॉर्क वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टॉर्क वेक्टर किस ओर है? घूमना किस ओर चाहता है? टॉर्क कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे घूमेगा ना। टॉर्क कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो टॉर्क किस ओर है? अंदर की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स?
और घुमाया गया किस ओर, घुमाया गया किस ओर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ सर, एंटी क्लॉकवाइज, किस ओर, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका डायरेक्शन किस ओर है, बाहर की ओर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस ओर है, बाहर की ओर। टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस ओर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घुमाया गया किस ओर, घुमाया गया किस ओर, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो किस ओर हुआ, बाहर। तो टॉर्क है अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर। अगर प्रॉब्लम है तो इस पार्ट को फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग पॉज मार के, ठीक है। तो टॉर्क किस ओर है, अंदर, क्योंकि घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और घुमाया किस ओर गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का किस ओर है डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का किस ओर है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, घुमाया तो बाहर। तो टॉर्क है अंदर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है बाहर, तो एंगल कितना हुआ, टॉर्क इस ओर, डी थीटा का एंगल, सॉरी डी थीटा का डायरेक्शन इस ओर, तो ऑपोजिट है ना, तो टाउ डी थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर आएगा, ठीक है। सो इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या आया, टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स -1। कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना। स्टूडेंट्स अभी मान लेते हैं इनिशियल जो पोजीशन था तब एंगल था θ1, तब ये वाला एंगल था θ1, और उसको घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा एंगल तक, θ2 तक, θ2 तक। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इनिशियली क्या एंगल था मान रहे हैं हम लोग, एंगल किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियल एंगल था मान लेते θ1, और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, फाइनल कितना एंगल तक, θ2, फाइनल कितना एंगल तक, θ2। तो स्टूडेंट्स अगर डी थीटा एंगल घुमाने में अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है माइनस टाउ डी थीटा, व्हाट इज टाउ, टाउ इज टॉर्क। डी थीटा एंगल घुमाने में अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है माइनस टाउ डी थीटा, तो θ1 से घुमाना शुरू करेंगे और θ2 तक घुमाएंगे, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे छोटा छोटा वर्क डन को सर ऐड कर दीजिए, छोटा छोटा वर्क डन को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना। कहां से ऐड करना शुरू करेंगे, θ1 से θ2। आप बोलेंगे ये लिमिट कैसे दिया स्टूडेंट्स, अभी अभी क्लियरली समझा रहा हूं। सो इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू dw के जगह पे dw बिठाएंगे, माइनस टाउ डी थीटा, और टाउ के जगह पे ये बिठा देते हैं, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इट्स PE साइन थीटा, मैंने टॉर्क के जगह पे यानी कि टाउ के जगह पे मैंने बिठाया PE साइन थीटा, और डी थीटा के जगह पे मैं बिठाऊंगा डी थीटा। तो मैंने बेसिकली dw के जगह पे ये बिठाया। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना, ठीक है यहां तक ना, ठीक है यहां तक ना, ठीक है यहां तक, हां ठीक है। चलो अभी लिमिट, वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, थीटा, वेरिएबल क्या है, थीटा। अगर ऐसे आप घुमा रहे हो तो चेंज क्या हो रहा है, थीटा। तो इनिशियली थीटा क्या था, व्हाट इज थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए व्हाट इज थीटा। सर इट वाज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कहां से घुमाना शुरू किया, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन में थीटा का वैल्यू क्या है, θ1,
एंड फाइनल पोजीशन में थीटा का वैल्यू क्या है? इट्स थीटा 2। समझ में आया ना? लिमिट किसका होता है? वेरिएबल का। और यहां पे वेरिएबल कौन है? थीटा। थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिमिट तो इनिशियल से फाइनल होता है, तो इनिशियल पोजीशन में थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा 1। और फाइनल पोजीशन में थीटा का वैल्यू क्या है? इट्स थीटा 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? किसी भी पार्ट को डिफिकल्ट लगे क्या करना है आपको पता है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिपीट देखना है उस पार्ट को, और थोड़ा सोचना है। सिर्फ बार बार देखने से भी शायद समझ में ना आए, कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बैठ के सोचना है, तब जाके क्लियर होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए अब इंटीग्रेशन बहुत इजी है। माइनस पी एंड ई को बाहर कर देंगे। वाई? बिकॉज सर पी इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, बाहर। ई को भी बाहर कर दिया। कैसे सर? ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इट्स कांस्टेंट, बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, अंदर क्या है? अंदर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स माइनस कॉस थीटा। इट्स माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ना। इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। ये माइनस माइनस प्लस कर देते, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देते। अभी ब्रैकेट के अंदर कौन है? कॉस थीटा। ब्रैकेट के अंदर कौन है? कॉस थीटा। थीटा इज वेरिएबल, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, इट्स कॉस थीटा 2 माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, इट्स कॉस थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया? इट्स पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड हियर कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो? सो implies चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये आया स्टूडेंट्स, पीई मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अभी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव टाइम्स ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो स्टूडेंट्स इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक डाइपोल को जब थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक लिया गया, एक डाइपोल को जब थीटा 1 पोजीशन से, थीटा 1 पोजीशन बोल सकते हैं, एंगुलर पोजीशन कह सकते हो आप, एंगुलर पोजीशन। क्या? एंगुलर पोजीशन। एक डाइपोल को जब थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पे लिया गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आया? इट्स पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फाइनल पोजीशन क्या था स्टूडेंट्स? थीटा 2 का या थीटा 1 का? थीटा 2 का। तो आप याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया होगा? इसके आप कैसे बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल एंगुलर पोजीशन। और चेंज बोलने से भी होगा ना, चेंज मतलब क्या? इट्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट्स इक्वल्स टू पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। समझ में आया?
आया, आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? यह है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका? एक डाइपोल का। एक डाइपोल का। कहां पे रखा हुआ ये डाइपोल? इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? डाइपोल का आपने क्या चेंज किया? डाइपोल का आपने क्या चेंज किया जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ? तो आंसर इज ओरिएंटेशन चेंज किया। एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चेंज किया। ओरिएंटेशन चेंज किया। ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जाके उसका क्या चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। that means different position, or you can say at different angular position, it will have different potential energy. At different angular position, it will have different value of potential energy. Yes, students? So this is change in potential energy. This is change in potential energy. अभी अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर एंगुलर पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब मान लीजिए दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लीजिए डाइपोल ऐसा है और उसका एंगुलर पोजीशन है थीटा, या आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? थीटा। अगर मैं बोलूं इस पोजीशन में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस पोजीशन में व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इस बार मैंने पोटेंशियल एनर्जी पूछा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहीं पे जीरो पकड़ना पड़ता है, कहीं पे जीरो पकड़ना पड़ता है, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी ना किसी पोजीशन के, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी एक पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी बोल पाएंगे। तो कहां पे जीरो पकड़ेंगे? ये है क्वेश्चन कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ेंगे। तो चूज किया गया कि when the dipole will be placed perpendicular to the electric field, when the dipole will be placed perpendicular to the electric field, in that case पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पकड़ेंगे, एज्यूम करेंगे कितना? जीरो। When the dipole will be placed perpendicular to the region, perpendicular to the electric field, तब हम लोग पकड़ेंगे कि इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं। तो ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में, या आप बोल सकते हो फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, ये क्या था? दो थीटास के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फॉर अ पार्टिकुलर एंगुलर पोजीशन, फॉर अ पार्टिकुलर ओरिएंटेशन, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये मानेंगे कि जब ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। ठीक है? तो अगर आप मुझको बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए सर फॉर एंगल 30 डिग्री, सिर्फ एंगल बोल रहा हूं, मतलब किसके बीच का एंगल? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए आपने मुझे पूछा
कि सर अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इनिशियल एंगुलर पोजीशन मानेंगे 90 डिग्री। हम लोग इनिशियल एंगुलर पोजीशन मानेंगे 90 डिग्री और फाइनल एंगुलर पोजीशन उस पोजीशन को मानेंगे जिस पोजीशन पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकलने बोला। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग उस पोजीशन को मानेंगे जिस पोजीशन पे हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह बोला जाता है कि 30 डिग्री ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम लोग θ1 से θ2 ना, θ1 से θ2, तो θ1 मानेंगे 90 डिग्री और θ2 मानेंगे 30 डिग्री। सिमिलरली अगर मुझे बोला गया कि इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सिमिलरली इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या मानेंगे 90 डिग्री और फाइनल पोजीशन होगा वो पोजीशन जिस एंगुलर पोजीशन पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो मुझे अगर किसी भी ओरिएंटेशन, कोई भी एक ओरिएंटेशन थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं ये मानूंगा कि इनिशियली एंगल था 90 डिग्री और फाइनली एंगल हुआ थीटा। फाइनली एंगल हुआ थीटा और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है 80 ये माना जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहले भी बोला है, किसी भी सिस्टम का अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी सिस्टम पे या किसी ना किसी सिचुएशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना पड़ता है 0। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी ना किसी सिचुएशन पे उसका पोटेंशियल क्या मानना पड़ता है 0। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कब 0 माना जाता है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो θ1 हो गया 90, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 क्या मानेंगे हम लोग 0। तो u θ2 क्या हो जाएगा, इट्स थीटा, मतलब एनी एंगुलर पोजीशन। What is this? It's potential energy at any angular position theta. What is theta? It is the angle between dipole moment and electric field. बहुत बार बोल चुका है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो माइनस क्या है 0। क्यों? बिकॉज ये हम लोगों ने माना 90 डिग्री और तब क्या हम लोगों ने माना कि when my dipole will be perpendicular to the electric field, हम लोगों ने ये माना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना? इट इज इक्वल्स टू PE, θ1 क्या है 90, सॉरी cos of 90, θ1 क्या है 90 एंड θ2 क्या है, कोई भी एंगल थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कब, एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा, या आप बोल सकते हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, इज इक्वल्स टू PE cos 90 0। तो यहां पे क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहां पे रख देता हूं, कॉस थीटा लिख लेता हूं। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, PE cos थीटा ना, तो आप लिख सकते हो P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और सही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर यानी कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर आप दो अलग अलग एंगुलर पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोल रहे हो तो कोई भी रेफरेंस का जरूरत हम लोग को नहीं है। ये बात मैंने पहले भी समझाया
कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए रेफरेंस का जरूरत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहीं पे जीरो पकड़ना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों ने ये माना कि जब 90 डिग्री पोजीशन होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हम लोगों ने? तब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना? जीरो माना। तब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना? जीरो माना, जिससे कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा बोल पाए, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा बोल पाए। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? तो कभी भी मैं अगर बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फॉर एनी वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये वाला यूज करना है आपको। तो ये जो आपने इसका जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एनी एंगल थीटा बोल पा रहे हो, किसको जीरो पकड़ के? कौन सा पोजीशन में जीरो पकड़ के? When the dipole will be perpendicular to the electric field, when the dipole will be perpendicular to the electric field, उस पोजीशन में मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या पकड़ा? जीरो। बहुत बार बोला स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा? यस स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, आप बोल सकते हो कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड द डाइपोल is perpendicular to the electric field, and the dipole is perpendicular to the electric field। तो निकालते हैं इस पोजीशन पे या इस कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या आप बोल सकते हो माइनस पी ई cos of angle between dipole moment and electric field, it is 90 degree। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्टूडेंट्स? जीरो। सो इफ योर डाइपोल विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। सो ये था हम लोग का फर्स्ट केस। ठीक है, सो अगेन वही लिया हम लोगों ने, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार डाइपोल को ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस क्यू और ये हो गया मेरा प्लस क्यू। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप लोगों को पता है ये चीज। अभी आप बोल दीजिए थीटा कितना है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, बहुत बार बोल चुका हूं, है कि नहीं? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो थीटा कितना हुआ? इट्स 0 डिग्री। सो u इक्वल्स टू माइनस पीई cos of 0 degree, minus PE cos of 0 degree, it is equals to minus PE cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी है, इससे कम पोटेंशियल एनर्जी और हो नहीं सकता। ठीक है, इससे कम पोटेंशियल एनर्जी और हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव साइन। थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत इजी है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव साइन।
तो यहां पे अगर आप मैक्सिमम बिठाएंगे, कॉस्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठेगा तो नेगेटिव के वजह से ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन। तो अगर आप कॉस्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाएंगे, अगर आप कॉस्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये बन जाएगा मिनिमम। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो जब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैरेलल होता है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम। ठीक है, और इस पोजीशन को हम लोग पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों सर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। यहां पे टॉर्क क्या एक्ट कर रहा है, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, भूलने से नहीं होगा। क्या था, पीई साइन थीटा था ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या था, पी साइन थीटा। तो यहां पे थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 0। थीटा कितना है, 0। थीटा अगर 0 है तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 इज 0। दैट मींस टॉर्क बिकम्स इक्वल्स टू 0। टॉर्क बिकम्स इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अभी थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। यहां पे आप देखिए, इधर लग रहा है क्यूई, रेड वाले को देखना है, ठीक है, और इधर लग रहा है क्यूई। तो फॉर्मूला यूज करके तो दिख ही रहा है कि टॉर्क इज 0। फॉर्मूला यूज करके तो दिख ही रहा है कि टॉर्क इज 0, लेकिन ऐसे भी आपको दिखना चाहिए कि टॉर्क 0 है। कैसे? क्या अभी क्यूई एंड क्यूई, ये दोनों फोर्स क्या अभी कपल है? सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि टॉर्क क्यों आया, बिकॉज टॉर्क एग्जर्ट हुआ बाय कपल। क्या अभी कपल है? चेक करते हैं। आर दे इक्वल? यस इक्वल, क्यूई। आर दे ऑपोजिट? यस दे आर ऑपोजिट। क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है? नो, दिस टाइम लाइन ऑफ एक्शन अलग नहीं है, अलग नहीं है। समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, इस बार लाइन ऑफ एक्शन अलग नहीं है। इस बार लाइन ऑफ एक्शन क्यूई और क्यूई का सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग होना पड़ता है कपल होने के लिए। समझ में आया या नहीं आया? आना चाहिए, आना चाहिए। इस बार इसका लाइन और इसका लाइन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन है, तो कपल तो फॉर्म ही नहीं हुआ, तो टॉर्क कहां से आएगा? कपल ने एग्जर्ट किया ना टॉर्क। यहां पे टॉर्क किसने एग्जर्ट किया? कपल ने। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। क्यों? बिकॉज टॉर्क इज 0 सर। इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं वो तो समझ में आ गया सर, क्योंकि टॉर्क क्या आया? 0। क्यों? क्योंकि कपल नहीं है, यहां पे कपल ही नहीं है। कपल होने के लिए इक्वल होना पड़ता है, ऑपोजिट होना पड़ता है, और लाइन ऑफ एक्शन अलग होना पड़ता है। तो सर इक्विलिब्रियम समझ में आया, लेकिन अभी इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? व्हाई दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम? थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा। मान लीजिए, थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा घुमाया, स्लाइड घुमाया, स्लाइड, इसको मैंने स्लाइड घुमाया, ठीक है। कैसे सर? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपको जैसे ठीक लगे। मान लीजिए मैंने थोड़ा घुमाया, ये था ना, ऐसा था इस केस में, तो मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, इतना एंगल घुमा दिया मान लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू था, और यहाँ पे क्या था? प्लस क्यू था। तो माइनस क्यू, यहाँ पे क्या लगेगा? क्यूई, और यहाँ पे क्या लगेगा? क्यूई। ये सब चीज क्यूई क्या है सब मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स।
यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ई, तो क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्यूई है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है, यहां पे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। देखिए आप, थोड़ा अगर मैं उसको घुमाया, या आप बोल सकते हो थोड़ा उसको मैंने अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस पे ऐसा टॉर्क आएगा कि उसको फिर से इस वाला पोजीशन में लेके जाएगा। समझ में नहीं आया? ऐसे आप सोचिए ना, फिजिक्स छोड़िए, मान लीजिए एक स्टिक है, ये एक स्टिक है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूम के फिर से ऐसा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो थोड़ा अगर आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे देंगे तो वापस ऐसा हो जाएगा, वापस ऐसा हो जाएगा। ऐसे दिया, ऐसे था, जैसे ऐसे दिया, वापस ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए, मेरे पास एक स्टिक है, स्टिक थोड़ा ज्यादा, स्टिक का इस्तेमाल मैं कभी कभार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए करता हूं। तो मान लीजिए ऐसा है, दिख रहा है ना स्टिक? सो ऐसा है, ये जो दो मार्कर दिख रहा है, ये है दो फोर्स। सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ, दिखाइए यहां पे, देखिए, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई इट इज इक्विलिब्रियम? बिकॉज सर टॉर्क जीरो आ रहा है। नाउ व्हाई इट स्टेबल इक्विलिब्रियम? बिकॉज अगर आप उसको थोड़ा घुमाएंगे, देखिए फोर्स, देखिए फोर्स, देखिए फोर्स, देखिए, दिख रहा है ना? फोर्स देखिए, ऐसे नहीं घूमेगा, फोर्स भी घूम जाएगा क्या ऐसे करके? नहीं, QE विल बी ऑलवेज इस डायरेक्शन में, एंड माइनस QE, मतलब माइनस QE नहीं, ये भी QE है, वो भी इस ओर ही होगा, है कि नहीं? सो ध्यान से देखना है, दिख रहा है? ठीक है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? जैसे इसको ऐसे करेंगे, दिख रहा है ना, फोर्स दिख रहा है कि नहीं? इस फोर्स के वजह से फिर से ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है? चेंज देखिए, चेंज देखिए, अभी ऐसे खींच रहा है दोनों को, इस लाइन में खींच रहा है, इसलिए घूम नहीं पा रहा है। अभी थोड़ा इसको अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, थोड़ा उसको घुमा के देंगे, दिख रहा है ना, मार्कर दिख रहा है, दोनों फोर्स दिख रहा है, तो उस पर ऐसा एक टॉर्क आएगा जो फिर से उसको उसी पोजीशन में लेके आ गया। आ गया सर समझाने? समझ में आ गया सर? और कितना समझाएंगे? हुआ? हुआ? तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप देंगे, उसके बाद अगर छोड़ देंगे तो वही पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया ये सब? समझ में आया? रब कर रहा हूं। अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या याद रखना चाहिए? और एक चीज कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो किस में आता है? When the dipole is perpendicular to the electric field. थर्ड केस, ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है? ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो ये है मेरा डाइपोल, ये मेरा डाइपोल। कहाँ है मेरा रेड मार्कर? कहाँ है? ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, ध्यान देना है। सो डाइपोल मोमेंट किस ओर हुआ?
इट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस ओर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है? सर टुवर्ड्स राइट। तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो एंगल को हम लोग कहते हैं ना थीटा। तो कितना है? इट्स ऑपोजिट। डाइपोल मोमेंट इस ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर, तो थीटा कितना है स्टूडेंट्स? इट्स 180। अगर 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, या आप लिख सकते हो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। व्हाट इज थीटा? इट्स एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। सो पीई कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 कितना होता है स्टूडेंट? इट्स माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद समझा पाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। कॉस थीटा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, कॉस थीटा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, लेकिन यहां पे फॉर्मूला में माइनस है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? मैक्सिमम। जिसकी वजह से क्या हो गया? मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? कॉस थीटा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है -1। अपने कॉस थीटा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -1 बिठाया, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक -1 माइनस साइन था, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस बन के ये बन गया मैक्सिमम। समझ में आया ना? जैसे कि थोड़ी देर पहले क्या था? कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 बिठाया, इस माइनस की वजह से बन गया मिनिमम। सिमिलरली यहां पे कॉस थीटा का मिनिमम बिठाया -1, कॉस थीटा का मिनिमम होगा -1, और -1 बाहर एक माइनस है, बन गया मैक्सिमम। समझ में आया होगा? तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा। कितना? P मल्टीप्लाइड बाई, कब? When the dipole moment is opposite to the direction of electric field. Clear students? या आप बोल सकते हो when the dipole moment is anti-parallel to electric field. Anti-parallel मतलब opposite direction, parallel मतलब same direction. Clear students? इस पोजीशन को कहते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं इस एरो को हटा रहा हूं। ये किसका एरो था? डाइपोल मोमेंट का। ध्यान दीजिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? सर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो Q कितना एक्सपीरियंस करेगा? इट्स Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज किस ओर एक्सपीरियंस करेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर। Q कितना एक्सपीरियंस करेगा? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब QE। नेगेटिव चार्ज है, किस ओर एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। समझ में आया? ये सब चीज स्टूडेंट्स पहले से करवाया हुआ है कि नहीं? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं फास्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब रिलेटेड है। फास्ट सेकंड पे फास्ट, सेकंड चैप्टर फास्ट पे डिपेंड करेगा, थर्ड चैप्टर सेकंड पे डिपेंड करेगा, ऐसा। सो ध्यान दीजिए। अभी तो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या था? पीई साइन थीटा। तो पीई साइन, यहां पे थीटा गया है स्टूडेंट, इट्स 180 डिग्री। साइन 180 भी होता है स्टूडेंट 0। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो साइन 180 0 जैसे जैसे बिठाएंगे टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और बिना फॉर्मूला लगाए भी आप देख सकते हो। क्या यहां पे फिट से कपल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इक्वल फोर्स तो दिख रहा है, ऑपोजिट भी है, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसका भी लाइन ये है और इसका भी लाइन ये है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो क्योंकि टॉर्क 0 है, बिकॉज टॉर्क इज 0, बिकॉज टॉर्क इज 0, बिकॉज टॉर्क इज 0, दिस इज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। This is position of equilibrium. But why unstable equilibrium? Why it is unstable equilibrium? Why it is unstable equilibrium? क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।
क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही इसको थोड़ा हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये QE जो है, ये QE जो है वो ऐसा है, और ये माइनस QE जो है, माइनस QE बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, पागल हो चुका हूं। और ये QE जो है क्या करेगा, क्या करेगा, इसको घुमा के इस पोजीशन पे लाएगा या नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। या ये प्लस क्यू है स्टूडेंट्स और ये माइनस क्यू है, जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे लाएगा या नहीं लाएगा, आपको लग रहा है लाएगा, नहीं लाएगा। इसको घुमा के ऐसे लेके आ जाएगा, इसको घुमा के ऐसे लेके आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो जब ऐसे था, जब ऐसे था, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी ये नहीं घूमेगा, अभी घूमेगा या नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। लेकिन अगर थोड़ा आपने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, दिख रहा है ना, ये डाइपोल इसको घुमा के ऐसे लेके आ जाएगा। तो अगर घुमा के ऐसे लेके आया, अगर घुमा के ऐसे लेके आया, तो यहां पे आ गया प्लस क्यू और यहां पे आ गया माइनस क्यू। तो सेम है या नहीं है? नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अपना पुराना पोजीशन में रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। ये घूम के ऐसे आ चुका है, ऐसा था, जैसे इसको थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये पूरा घूम के ऐसे आ चुका है। समझ में आया होगा? अभी आप बोलेंगे सर थोड़ा आपने तो अभी थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाया था, इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था, आपने थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा के दिखाया, अभी थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखाइए। तो इस पोजीशन पे था, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उसको। ध्यान दीजिए, तो यहां पे था प्लस क्यू और यहां पे था मेरा माइनस क्यू। हाँ या ना? हाँ सर। माइनस क्यू पे फोर्स इस ओर कितना, QE, प्लस क्यू पे फोर्स इस ओर कितना, QE। तो वही तो बात हो रहा है, ऐसा था। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम, यस क्यू इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क जीरो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ा घुमाया, वो पुराना मतलब जिस स्टेट पे पहले था उस स्टेट पे, या जिस कॉन्फ़िगरेशन पे पहले था उस कॉन्फ़िगरेशन पे लौट के नहीं आया। ये घूम के दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? लास्ट केस में जैसे कि हम लोगों ने ऐसे घुमाया था, ऐसे था, ऐसे घुमाया था, फिर से ऐसे आ गया था, ऐसे घुमाया था, फिर से ऐसे आ गया था। जिस कॉन्फ़िगरेशन से घुमाता हो उस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई इट इज अनस्टेबल? बिकॉज जिस कॉन्फ़िगरेशन में था उससे अगर थोड़ा घुमाता हो तो वो वापस उस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है, वापस उस पोजीशन पे नहीं आता है, वो घूम के ऐसे आता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो एक बार स्टिक का हेल्प लेके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टिक से। ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, इट्स वेरी इजी। ये है सेकंड वाला केस, ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं। हाँ, ये सेकंड वाला केस इक्विलिब्रियम पे क्यों है? बिकॉज टॉर्क जीरो है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोला सर? क्योंकि जैसे ही उसको आप ऐसे करेंगे, आपको फोर्स पे ध्यान लगाना है। ये ब्लैक मार्कर, ब्लैक नहीं, ब्लू मार्कर एंड रेड मार्कर क्या है? फोर्स। जैसे आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, किसको? एंगुलर डिस्प्लेस किया, मतलब थोड़ा घुमाया, टॉर्क वापस उसको उसी पोजीशन में लेके आ जाता है। आप मार्कर्स को देखिए, मार्कर्स पे कंसंट्रेट कीजिए। समझ में आया? और ये वाला जो थर्ड केस है वो है ये वाला। सेकेंड केस ऐसा था, थर्ड केस है ऐसा। ये भी इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि टॉर्क जीरो है। टॉर्क क्या एक्ट हो रहा है? जीरो। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम में है? इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने से,
थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने से वो वापस घूम के अपने पुराना स्टेट पे नहीं आता है, वापस घूम के अपना पुराना कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आता है, वो पूरा ऐसे घूम जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, दो मार्कर है, दो फोर्स, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। आपको क्या लग रहा है? फिजिक्स छोड़िए, देख के तो कोई भी बच्चा बोल देगा ये तो नहीं घूम के आने वाला, ये तो घूम जाएगा अभी पूरा, ये पुराना कॉन्फ़िगरेशन में घूम के नहीं आएगा, अभी तो ये पूरा घूम जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सब कुछ क्लियर है?